हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नीतू आनंद एंड वेलकम टू नवल जे एकेडमी। अब हम करेंगे सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट जितना भी एक्सटर्नल कंपोनेंट है उसे। अभी तक हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पढ़ लिया है, सेल वॉल भी पढ़ लिया है, बट अब सेल वॉल के बाहर जो भी एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की सेल को कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रहे होते हैं और किस तरह से उनका क्या क्या फंक्शन है, हम ये सब पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी जो ये एक्सटर्नल कंपोनेंट है सेल का, वो हम जितने भी बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर जितने भी बाहर प्रेजेंट कंपोनेंट है उनका जो नाम है वो उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जैसे पहला आता है कैप्सूल। कैप्सूल क्या है? कैप्सूल बेसिकली सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट एक लेयर है जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, इजीली वॉश ऑफ नहीं होती है। तो इस तरह की जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं कैप्सूल। अगर यही लेयर जो है डिफ्यूज हो सेल वॉल के साथ और ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड हो उस केस में, और ये इजीली वॉश ऑफ भी हो सकती हो, तो उस केस में हम इसे कहेंगे स्लाइम लेयर। ये सब प्रेजेंट होती है सेल वॉल के बाहर। बट अगर कोई ऐसा लेयर है जो कि बनी हुई होती है नेटवर्क ऑफ पॉलीसेकेराइड और सेल वॉल के बाहर हो, तो इस तरह की जो एक्सटर्नल लेयर होती है उसे कहा जाता है ग्लाइकोकैलेक्स। अब ये जो ग्लाइकोकैलेक्स है, ये जो ग्लाइकोकैलेक्स है, क्योंकि जो स्लाइम लेयर और कैप्सूल जो है ये बने हुए होते हैं पॉलीसेकेराइड के, तो ये जो ग्लाइकोकैलेक्स है, ये ग्लाइकोकैलेक्स बेसिकली कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर के लिए टर्म यूज हो जाती है। तो ये जो कैप्सूल है ये भी पॉलीसेकेराइड्स के बने हुए होते हैं और ये भी पॉलीसेकेराइड के, यानी कि स्लाइम लेयर है ये भी पॉलीसेकेराइड के बने हुए होते हैं। तो ये जो टर्म है ग्लाइकोकैलेक्स, ये दोनों के लिए ही यूज हो जाती है। बट क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर ये जो एक्सटर्नल लेयर होती है ये पॉलीसेकेराइड की ना बनके प्रोटीनेशियस नेचर की होती है, यानी कि प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। और प्रोटीन में क्या? पॉली डी ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड से मिलके अगर बनी होगी उस केस में जो ये लेयर है ये हम पॉलीसेकेराइड की ना कह के उसे प्रोटीनेशियस नेचर की कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ना होके प्रोटीन्स होंगे जो कि पॉली डी ग्लूटामिक एसिड होगा। तो जरूरी नहीं है कि जितने भी स्लाइम लेयर्स होते हैं या फिर कैप्सूल्स होते हैं वो एक ही तरह की मटेरियल से बने हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल्स हो जिनके अंदर प्रोटीन से भी ये कैप्सूल्स या फिर स्लाइम लेयर बनी होती है। अब क्योंकि जो ये कैप्सूल है या स्लाइम लेयर है ये इजीली लाइट माइक्रोस्कोप में हमें दिख जाता है। अगर हम इसको नेगेटिव स्टेन या फिर स्पेशल कैप्सूल को स्टेन करने वाली जो स्टेन होती है, स्पेशल कैप्सूल स्टेन से अगर हम इसे स्टेन करें तो हम इजीली इसे लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। बट अगर इसको बहुत डीपली स्टडी करना है तो इसको स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। अब क्योंकि ये जो कैप्सूल है, स्लाइम लेयर है, ये कोई भी बेनिफिट नहीं करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ में या फिर रिप्रोडक्शन में कोई इनका रोल नहीं होता है। बट क्योंकि ये जो कैप्सूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बैक्टीरिया के लिए, स्पेशली जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसमें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी वायरुलेंस यानी कि उसकी एबिलिटी, जो कि डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है, उसको बढ़ाने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें स्ट्रेप्टोकोकाई यूज किया था। स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनी, ये स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनी जो है इसको यूज करके उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट जो किया था उसमें
जिस स्ट्रेप्टोकोकई निमोनी के अंदर कैप्सूल था, यानी कि उस बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकई निमोनी में कैप्सूल था, तो जब उसे इंजेक्ट किया गया था माइस के अंदर, तो वो माइस क्या हुआ था, माइस किल हो गया था, वो माइस डेड हो गया था। बट जो एनकैप्सुलेटेड यानी कि उस स्ट्रेन को जिसके अंदर कैप्सूल नहीं है, या फिर स्ट्रेप्टोकोकई निमोनी का कैप्सूल हटा के जब इसे माइस में इंजेक्ट किया गया था, उस केस में माइस की डेथ नहीं हुई थी, वो जिंदा था। अब ये जो रीजन है वो है क्योंकि उस स्ट्रेप्टोकोकई निमोनी के ऊपर जो कैप्सूल है वो उसकी वायरुलेंस नेचर को बढ़ाता है। इसका मतलब ये इसको पैथोजेनिक बना देता है, और अगर ये पैथोजेनिक होगा तो ये क्या करेगा, ये उस जो भी कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये जाता है तो वहां पर ये डिजीज कॉज कर देता है। तो ये कैप्सूल क्योंकि ये वायरुलेंस नेचर को बढ़ाता है। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये जो कैप्सूल्स या फिर जो स्लाइम लेयर्स होती है ये अटैचमेंट कराती हैं, ये अटैचमेंट टू द सरफेस, जिस भी सरफेस पे वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया या फिर जो भी कोई बैक्टीरिया जिसके पास कैप्सूल है उसको सरफेस के साथ अटैच कराने का काम करती है, चाहे तो वो सरफेस कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी सरफेस है, या फिर प्लांट या एनिमल के टिश्यूज के ऊपर अटैचमेंट कराना हो या फिर उसको सरफेस पे अधेर कराना हो, तो ये काम भी कैप्सूल या स्लाइम लेयर करता है। अब क्योंकि किसी भी बैक्टीरिया की पैथोजेनिक नेचर को बढ़ाने का काम करता है, तो ये क्या करेगा, ये उसको जो बैक्टीरिया है उसको फेगोसाइट से भी बचाता है। यानी कि जो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है जिसमें होस्ट बॉडी के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो कुछ तरह के ऐसे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, तो इस तरह के सेल से उस बैक्टीरिया को बचाने का काम भी ये कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर करते हैं। तो ये जो स्लाइम लेयर है क्योंकि ये बहुत ही स्टिकी और कुछ इसका जो टेक्सचर है वो स्लाइमी टेक्सचर होता है, इसका मतलब क्या है कि जिस भी बैक्टीरिया के अंदर स्लाइम लेयर प्रेजेंट होगी तो वहां पर ये इसकी मोटिलिटी भी इंड्यूस करेगा, यानी कि जो मोटिलिटी होगी इसकी, मोटिलिटी जो होगी यानी कि मूवमेंट करने की जो कैपेसिटी है वो भी उसको प्रोवाइड कराएगा किसी भी बैक्टीरिया जिसके अंदर स्लाइम लेयर प्रेजेंट होती है, क्योंकि वो बहुत ही स्टिकी और बहुत ही स्लिपरी टाइप टेक्सचर होता है, तो वहां पर ये इसको इसकी मोटिलिटी भी प्रोवाइड कराता है, यानी कि मूवमेंट कराएगा बैक्टीरिया का। तो ये जो है अटैचमेंट करा दी इसने, ये फेगोसाइट से इसने बचा लिया, इसने मोटिलिटी करा ली, तो ये क्या करता है, ये इसको ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर किसी भी तरह का जो एक्सटर्नल ऐसा कोई जो भी कोई टॉक्सिन्स है उससे भी बचाता है, क्योंकि जो ये कैप्सूल होता है, जो ये बैक्टीरिया के ऊपर जो प्रेजेंट कैप्सूल है, ये बेसिकली उसके अंदर वाटर जो है काफी अच्छे अमाउंट में होता है, वाटर जो कंटेंट है उसका काफी हाई होता है, जिसकी वजह से ये खुद को डेसिकेट होने से यानी कि ड्राई होने से बचाता है। अब ये खुद को ही प्रोटेक्ट कर रहा है, ड्राई होने से बचा रहा है, डेसिकेट होने से बचा रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर कोई भी तरीके का हाइड्रोफोबिक मटेरियल या हाइड्रोफोबिक टॉक्सिन्स जैसे कि डिटर्जेंट हो गया या फिर कोई भी टॉक्सिन्स हो गए या किसी भी तरह का ऐसा प्रेशर हो गया या एक्सटर्नल कोई ऐसा एनवायरमेंटल कंडीशन हो गई जहां पर सेल डिस्टर्ब हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करेगा, ये जो कैप्सूल है ये सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये एक्चुअल में किसी भी बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, तो वहां पर ये क्या करता है, ये इसको बहुत सारे तरह से प्रोटेक्ट करता है। अब एक और एडिशनल लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एस लेयर। ये बहुत सारे तरह के प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। अब ये जो एस लेयर है ये डायरेक्टली अटैच होगा आउटर जो वॉल है उसके साथ, बट जो आर्ची बैक्टीरिया होता है यानी कि जो डोमेन आर्ची होता है उसके अंदर जो एस लेयर प्रेजेंट होगी वो आउटर में ना मिलके, वो आउटर मेम्ब्रेन के साथ अटैच ना होके वो होगी
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच। और ये एक अकेली ऐसी मेम्ब्रेन, ऐसी लेयर होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्टली अटैच होती है, सेल वॉल यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ नहीं अटैच होती है। किसमें? आर्चिया में। तो ये एस लेयर अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाई जाएगी, अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाई जाएगी तो वहां पर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर, क्योंकि लेयर जो है थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, आउटर मेम्ब्रेन। तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स में सेल के बाहर होती है, तो यहां पर क्या होगा, यहां इधर यहां पे ये प्रेजेंट होगी। बट जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास दो ही लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकेन, तो इसमें क्या होगा, ये डायरेक्ट पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ अटैच हो जाएगी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। अब क्योंकि जो एस लेयर है, एस लेयर क्या करती है, एस लेयर किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल को आयनिक एंड पीएच जो इनफ्लक्चुएशन होता है, यानी कि जो डिफरेंसेस आते हैं उसके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो सॉल्यूशन का आयनिक कॉन्सेंट्रेशन और जो पीएच लेवल होता है उसमें जब फ्लक्चुएशन आते हैं, तो जो अगर किसी प्रोकैरियोटिक सेल में एस लेयर प्रेजेंट होगी तो वहां पर ये उसको क्या करेगी, उसे प्रोटेक्ट कर लेगी। किसी भी तरह का ऑस्मोटिक स्ट्रेस होगा तो वहां पर ये बैक्टीरिया के सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी। साथ में अगर कोई ऐसा फेगोसिटिक या फिर ऐसा जो बैक्टीरिया को ही किल कर सकता है, उनको उनसे उस तरह की सेल को प्रोटेक्ट करेगी। और ये क्योंकि फेगोसाइट से बचाती है और ये अटैचमेंट भी कराती है, यानी कि जो बैक्टीरिया है उसको किसी भी सरफेस के साथ अटैच कराना या फिर अधेर कराना, उसको कराने का काम भी ये एस लेयर करती है। तो ये हुआ हमारा एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल, जिसमें हमने कैप्सूल पढ़ा है, स्लाइम लेयर पढ़ा है, और कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर को भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है अगर पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है, क्योंकि कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर दोनों में ही पॉलीसेकेराइड होता है। और एक एडिशनल लेयर और होती है जिसे हम कहते हैं एस लेयर, और ये एस लेयर जो है अगर प्रोकैरियोटिक सेल में है तो डायरेक्टली आउटर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है, और अगर ये आर्ची बैक्टीरिया के अंदर होती है तो यहाँ पर ये डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ होती है, आउटर मेम्ब्रेन में ना होके अंदर की तरफ ये प्रेजेंट होती है। तो ये हुआ हमारा एक्सटर्नल कंपोनेंट। अब क्योंकि एक्सटर्नल कंपोनेंट में और भी स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे जो कि मोटिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे फ्लैजला हो गया, या फिर जो सीलिया है या फिम्बरी है या पिल्लाई है, ये एक्सटर्नल और अदर एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं और उनके बहुत डिफरेंट रोल्स भी हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का जो है वो सारा मटेरियल कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।